लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। यही 2-3 डिफिनेशन और बच गई है, वो पढ़ लेते हैं, फिर ये लेक्चर क्लोज करेंगे, है ना। लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज लिखिए, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो मैंने जो मशीन और असेंबली लैंग्वेज को डिफरेंशिएट करने के लिए और 8085 में हर इंग्लिश वाले वर्ड के लिए 8 बिट का ही कोड क्यों होता है वो मैंने समझाया, क्योंकि वो टोटल डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं 256, तो 8 बिट से 256 कॉम्बिनेशन जनरेट करके हर इंग्लिश वाले वर्ड के लिए एक 8 बिट का मशीन कोड आप असाइन कर सकते हो, जो मशीन जिसको समझेगी, इसीलिए वो 8 बिट का ही होता है। अगर वही कॉम्बिनेशन बनते मान लो 128, तो मैं 7 बिट का कोड असाइन करता, 7 बिट से मैं सारे 128 कॉम्बिनेशन जनरेट करता और एक कॉम्बिनेशन एक को दूसरे को, टोटल 128 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को एक मशीन कोड मिल जाता है ना। वो बात समझ में आई। तो लो लेवल लैंग्वेज लिखिए, क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज। Machine specific languages are called as low level language, है ना। Machine specific languages are called as low level language, जैसे आपका माइक्रोप्रोसेसर 8085 का जो इंस्ट्रक्शन सेट है, पूरा सेट है, वो सारा क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल क्या है? मशीन लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज एक पर्टिकुलर मशीन के लिए डेवलप की जाती है। मशीन लैंग्वेज एग्जांपल के लिए हो गया लो लेवल लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आप क्या डेवलप करते हो? असेंबली लैंग्वेज। भाई मशीन लैंग्वेज तो आप पूरी याद नहीं कर पाओगे उतने सारे मशीन कोड, तो आपने उसके लिए क्या डेवलप कर दिया? उसके करस्पॉन्डिंग इंग्लिश वाले वर्ड डेवलप कर दिए। तो उस पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज के लिए आपने उसके करस्पॉन्डिंगली एक इंग्लिश वाले वर्ड डेवलप कर दिए, तो उसको असेंबली लैंग्वेज भी आपका क्या है? एग्जाम्पल है लो लेवल लैंग्वेज का, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जब स्पेसिफिक है टू द पर्टिकुलर मशीन, उसी तरह से उसी के करस्पॉन्डिंग आपने क्या बनाया था? असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज भी क्या होगी? एक स्पेसिफिक होगी किसी मशीन के लिए। तो ये दोनों लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो अभी आपने पढ़ा, दे आर एग्जांपल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। जैसे मैं कहूं आपका INRA, है ना, इसका एक हेक्स कोड होगा कुछ, लेट्स से 3A है ना, 8 बिट का, मैं 8085। तो इंक्रीमेंट, ये इंस्ट्रक्शन कहती है इंक्रीमेंट करो A के कंटेंट को, है ना। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज, ये हो गई असेंबली लैंग्वेज जो इंग्लिश वाली वर्ड, और उसका हेक्स कोड जो है 3A, वो क्या हो गया? मशीन लैंग्वेज। अब ये जो 3A है, 3A जब दोगे 8085 को, तो वो अपने अक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, है ना। तो ये 3A स्पेसिफिक है किसके लिए? 8085 के लिए। ये 3A जब 8085 माइक्रोप्रोसेसर को 3A इनपुट दोगे, तो ये टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये 3A फिक्स है किसके करस्पॉन्डिंग? 8085 के करस्पॉन्डिंग। और यही 3A क्या है? मशीन लैंग्वेज है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? स्पेसिफिक टू द क्या होती है? मशीन होती है, उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज, उसी मशीन लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आप इंग्लिश वाले वर्ड डेवलप करते हो, क्योंकि भाई आप इंग्लिश वाले वर्ड ही समझ पाओगे, तो वो है आपका क्या? असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज भी कैसी है? लो लेवल लैंग्वेज। INRA ये 8085 पे ही भाई साहब काम करेगा। ये 3A हेक्स कोड इसी 8085 पे ही काम करेगा। ये इंस्ट्रक्शन सेट 8085 के लिए ही डेवलप है। ये उसका असेंबली लैंग्वेज का पार्ट है, वो उसका 3A किसका पार्ट है? ये इसका पार्ट है, मशीन लैंग्वेज का पार्ट है इसी का, है ना। तो ये दोनों क्या हैं? लो लेवल लैंग्वेज हैं। तो मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर ऑलवेज आपके क्या होते हैं? लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज हमेशा किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए डेवलप की जाती है। इसी तरह से 8086 माइक्रोप्रोसेसर पढ़ोगे तो उसका एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट है, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट मशीन कोड्स हैं, और वो मशीन कोड्स केवल 8086 पे ही रन करेंगे। वो भी एक मशीन लैंग्वेज ही है, जो डिफरेंट मशीन कोड्स हैं वो मशीन लैंग्वेज है, और वो 8086 पे ही काम करेगी, इसलिए वो लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है। और उसी के करस्पॉन्डिंग आपने इंग्लिश वाले वर्ड डेवलप कर लिए, क्योंकि आपको कंफर्टेबल हो, तो उसी मशीन लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आपने असेंबली लैंग्वेज डेवलप किया। वो असेंबली लैंग्वेज भी केवल उसी 8086 पे ही काम करेगी। तो
वो भी क्या हो गई, लो लेवल लैंग्वेज हो गई। समझ गए? INR A3A के करस्पॉन्डिंग आपने असेंबली लैंग्वेज INR A डेवलप कर लिया, 3A काम करेगा 8085 पे ही काम करेगा, INR A 8085 पे ही काम करेगा। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका लो लेवल लैंग्वेज। अब आती है हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो असेंबली लैंग्वेज और ये, तो मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज जो होती है वो ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जितना 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट आप पढ़ते हो और उसका जो मशीन कोड, जो कि एक असेंबली लैंग्वेज है और एक मशीन लैंग्वेज, वो केवल और केवल 8085 पे रन करेगी, इसीलिए वो लो लेवल लैंग्वेज है। इसी तरह से 8086 का जो इंस्ट्रक्शन सेट होगा, जो असेंबली के फॉर्म में और जो मशीन के फॉर्म में, वो भी केवल 8086 माइक्रो प्रोसेसर पे रन करेगा। तो वो लैंग्वेज भी मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, वो 8086 की करस्पॉन्डिंग फिक्स है, तो वो भी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, है ना। तो मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेज, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होगी फिर, है ना। आप C पाइथन आप पढ़ते हो, पास्कल, फोर्ट्रन, ये सारी लैंग्वेजेस, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस डेवलप की गई हैं। दे आर मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। वो आपका विंडोज XP होगा, चाहे विंडोज 10 प्रो होगा, चाहे विंडोज 10 होम बेसिक होगा, चाहे विंडोज 98 होगा, सब पे चलेंगे C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ये सब पे रन करते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन करा सकते हो, एंड दे आर कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। लिखो, मशीन इंडिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड, machine independent languages are developed, machine independent languages are developed, machine independent languages are developed and they are called as high level language। तो कोई पूछे हाई और लो में डिफरेंट क्या है, एक मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एज मशीन लो लेवल लैंग्वेज, और जो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, दैट इज कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जांपल C++, जावा, पाइथन, पास्कल, ये सारे जितने आप पढ़ते हो, फोर्ट्रन, है ना, ये सारे लैंग्वेजेस दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। C++ चाहे विंडोज 98 है उस पे भी चलता है, आपका इंटेल का प्रोसेसर i3 है, प्रोसेसर i5 है, कोई भी प्रोसेसर हो, है ना, सब पे चलता है। वो i3 प्रोसेसर हो, i5 हो, आपके सिस्टम में कोई भी प्रोसेसर लगा उस पे भी चलेगा, विंडोज XP पे भी चलेगा, विंडोज 10 पे ऑपरेटिंग सिस्टम सब पे चलता है। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म और इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेसर, आप कह सकते हो इस तरह से, ना। तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म है ना, दैट इज कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ना। कौन सी मशीन है, विंडोज 98 क्या क्या अलग अलग सब पे काम करेगी, दिस इज कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो इसको देखो आप, मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है उसका डिसएडवांटेज क्या है, वो उस पर्टिकुलर मशीन पे ही चलेगी। तो अगर आपको अपना प्रोग्राम जो टास्क है किसी और मशीन पे ले जाना है, तो लो लेवल लैंग्वेज के केस में नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि वही कोड अगले वाले मशीन पे नहीं चलेगा। जो मैंने कोड लिख दिया 8085 के लिए फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क, अगर वही कोड्स मैं लेके चला जाऊं 8086 पे, तो वहां वो वही काम कर ही नहीं पाएगा, वो नहीं परफॉर्म करेगा वो टास्क। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज का क्या एडवांटेज है, ये अपने लैंग्वेज में आप लिखते रहना। मैं चाहे उसे विंडोज 98 पे एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिख दिया, उस पूरे और पूरे प्रोग्राम को मैं ट्रांसपोर्ट करके एज इट इज विंडोज XP पे भी चला सकता हूं, विंडोज 10 पे भी चला सकता हूं, विंडोज 8, विंडोज 7 कहीं पे भी चला सकता हूं। जबकि यहां 8085 पे कोई प्रोग्राम लिख दिया, 8085 के रेफरेंस में मैंने एक प्रोग्राम लिखा कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, वही टास्क मैं परफॉर्म करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि 8086 पे ये पूरा प्रोग्राम मैं रख दूं और वही टास्क परफॉर्म हो जाए, तो नहीं पॉसिबल है। जबकि मैंने विंडोज 98 पे एक प्रोग्राम लिखा कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, सेम प्रोग्राम मैं विंडोज XP पे लेता जाऊं, वही टास्क फिर से परफॉर्म हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म चेंज करने पे प्रोग्राम चेंज नहीं करना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो ये सारी लैंग्वेज क्या है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। जबकि मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज का लो लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में आप
सी में जैसे लिखते हो ना व्हाइल लूप लिखते हो, इंक्रीमेंट लिखते हो, प्लस प्लस लूपिंग करते हो, सारी चीजें, वहां भी इंग्लिश वाले वर्ड तो आप बेटा यूज करते ही करते हो, ऐसा तो है नहीं कि वहां भी। अब देखो चाहे सी हो चाहे सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज हो, हाई लेवल लैंग्वेज, यूजर है उसको लिखता है प्रोग्राम को इंग्लिश वाले वर्ड यूज करके। अब जब वो लो लेवल लैंग्वेज में है और इंग्लिश वाले वर्ड यूज कर रहा है उसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। लेकिन जब वो हाई लेवल लैंग्वेज वाले पार्ट में है, हाई लेवल लैंग्वेज जो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में जब वो इंग्लिश वाले वर्ड यूज करके प्रोग्राम लिखता है तो उसको क्या कहते हैं, याद रखना, सोर्स कोड। जो वहां असेंबली लैंग्वेज था यहां सोर्स कोड बन जाता है। क्या है? सोर्स कोड, है ना। अब सोर्स कोड क्या है? जो आपने इंग्लिश वाले वर्ड यूज करके लिखे। अब भाई इंग्लिश वाले वर्ड यूज करके आपने लिखे तो इंग्लिश वाले वर्ड आपको समझ में आते हैं। भाई सी लैंग्वेज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखो, अल्टीमेटली अंदर तो मशीन ही है ना जो उस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करके नेसेसरी आउटपुट देती है। पूरे कोड को एग्जीक्यूट करके नेसेसरी आउटपुट कौन देता है? आपका नेसेसरी आउटपुट देता है अल्टीमेटली तो मशीन ही देती है ना। तो मशीन तो इंग्लिश वाले वर्ड नहीं समझेगी, तो यहां भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। सोर्स कोड जो आप लिखते हो, जो सी प्लस पे आपने प्रोग्रामिंग करते हो, जो आप लिखते हो, दे ऑल आर सोर्स कोड, है ना। कोई प्रोग्राम तो भाई वो तो मशीन समझेगी नहीं, चाहे किसी भी मशीन पे लिखो। ये मशीन इंडिपेंडेंट तो है लेकिन मशीन तो हमेशा 10 की लैंग्वेज ही समझती है ना, वो थोड़ा समझ जाएगी आपने जो इंग्लिश वाले लिखे। तो यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज में जब आपने सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड अगर आपने लिखा तो सोर्स कोड जब आपने लिखा तो इसको आप कन्वर्ट, इंटरप्रिटर होता है क्या ना, इंटरप्रिटर OR कंपाइलर, है ना। तो कंपाइलर या इंटरप्रिटर का यूज करके आप इसको किस में कन्वर्ट करते हो? ऑब्जेक्ट कोड में। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। सोर्स कोड आपको समझ में आता है, ऑब्जेक्ट कोड किसको समझ में आता है? मशीन को समझ में आता है। मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, है ना। मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, है ना। तो सोर्स कोड वो हो गया जो आप इंग्लिश वाले वर्ड यूज करके प्रोग्रामिंग करते हो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन मशीन तो समझेगी मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड को, जो 1010 के फॉर्म में होता है, बाइनरी के फॉर्म में, वही समझती है। तो उसको इंटरप्रिटर या कंपाइलर का यूज करके पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है? जैसे यहाँ असेंबलर का यूज करके असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करना पड़ता है, वैसे यहाँ सोर्स कोड को इंटरप्रिटर या कंपाइलर का यूज करके किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट कोड, दैट इज कॉल्ड एज मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, है ना। मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, ठीक है। तो अब इसमें इसी चीज को बाइंड अप करेंगे, ये खत्म करके इंटरप्रिटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है मैं ये बता देता हूं। सोर्स कोड जो आप यूजर इंड पे लिखते हो इंग्लिश वाले वर्ड यूज करके, ऑब्जेक्ट कोड है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट हो गया, है ना। अभी एक और मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा, बहुत लोग समझेंगे असेंबली मशीन, यहां भी तो मशीन लैंग्वेज जैसा कुछ आ ही रहा है ना, 1010 के फॉर्म में भी तो यहां कोड आ रहा है। तो मशीन लैंग्वेज और इस ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफरेंस है? ये भी तो मशीन लैंग्वेज जैसा है ना, 1010 के फॉर्म में ही तो आ गया, ये भी कन्वर्ट होने के बाद फिर इसको मशीन लैंग्वेज और इसको ऑब्जेक्ट कोड कर रहे हैं। तो मैं अभी बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ताकि आप एकदम क्लियर रहो कि क्या होता है ना। अभी मैं बताऊंगा। बहुत लोगों को ये रह रहा होगा, यहाँ इंग्लिश वाले वर्ड यूज किए, चलो वहां असेंबली कहते थे, यहाँ सोर्स कोड कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। इंटरप्रिटर या कंपाइलर का यूज करके यहाँ पे जो असेंबलर था, यहाँ इंटरप्रिटर या कंपाइलर, और ऑब्जेक्ट कोड में आपने कन्वर्ट कर दिया, वो भी तो 1010 के फॉर्म में है, तो यहाँ मशीन लैंग्वेज नहीं कहते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड और मशीन लैंग्वेज में एक बहुत ज्यादा, एक बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो अभी मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में एक बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसको अलग लैंग्वेज और इसको अलग लैंग्वेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड अलग चीज है, वो मशीन लैंग्वेज नहीं है। अभी एक बेसिक डिफरेंस मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, और कोई आपसे बहुत डेप्थ में जाए तो उस पॉइंट को हाईलाइट कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखिए
सोर्स कोड आपने लिखा भाई, इंग्लिश वाले वर्ड यूज करके प्रोग्राम सी प्लस की थोड़ी बहुत आपने फर्स्ट ईयर उस ईयर में करी होगी, रहता है हर जगह। इंटरप्रेटर या कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, मशीन इस ऑब्जेक्ट कोड को समझेगी और सारा काम कर डालेगी। भाई क्या करना है, जो आप उस प्रोग्राम से करवाना चाहते हो, उस प्रोग्राम को लिख के जो चीज जनरेट करना चाहते हो, जो आउटपुट लाना चाहते हो, जो काम करवाना चाहते हो अपनी मशीन से, ओवरऑल पूरे सिस्टम से, अपने प्रोसेसर से, ठीक है ना, अल्टीमेटली, ठीक है। तो आप देखो इंटरप्रेटर या कंपाइलर, अब इसमें एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है। मैं समझा देता हूं दोनों में से हम क्या प्रीफर करेंगे, इंटरप्रेटर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और सीएस यूएस वालों को तो बड़े अच्छे से पता होगा इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। इंटरप्रेटर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है। आपने मान लो 10 लाइन का कोड लिख दिया, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। मतलब वो पहले लाइन को पढ़ेगा, आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, नेक्स्ट लाइन के सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट कोड आ गया मशीन अंडरस्टैंड, तो उसको आप परफॉर्म कर सकती है मशीन, तो मशीन से उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है। तो और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जो 10 लाइन का प्रोग्राम है पूरे को एक साथ लेता है, एक ही बार में उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद एग्जीक्यूशन करता है पूरे प्रोग्राम का एज ए होल एग्जीक्यूशन करता है वो, है ना। तो अब देखो कौन सा ज्यादा सुटेबल है, कौन सा ज्यादा यूज होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, पहला लाइन रीड किया, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देन अगली लाइन पे जाएगा। अब देखो इंटरप्रेटर अगर पहली लाइन में आपने प्रोग्रामिंग में होता है ना कि आपने इंस्ट्रक्शन करेक्टली नहीं लिखी, कुछ छोड़ दिया, तो वो क्या आ जाता है, एरर। जैसा आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शन आप कई बार करेक्टली नहीं लिखते, व्हाइल लिखना WHIL ही लिखा, वो ई पूरा लिखोगे तभी समझ पाएगा, वो WHIL को नहीं समझ पाएगा। उसमें एक एक वर्ड कैसे लिखना है, क्या स्पेसिंग होगी, क्या ब्रैकेट लगना, वो सब बड़ा स्पेसिफिक होता है, वैसे लिखोगे तभी वो समझेगा। तो इंटरप्रेटर क्या किया, पहली लाइन पढ़ा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, एग्जीक्यूट पहला कन्वर्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद ही अगली लाइन पे जाएगा। अब मान लो आपके 10 लाइन प्रोग्राम में, मैं 10 लाइन का प्रोग्राम मान लेता हूं, मैं समझाता हूं या आप समझ जाओगे, 5 6 7 8 9 10 लाइन का प्रोग्राम है। इंटरप्रेटर देखो कैसे करता है, पहला लाइन है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देन ओनली इट विल मूव टू द सेकंड लाइन। अब मान लो तीसरी लाइन पे एक एरर है, छठी लाइन पे एक एरर है और एक 9वीं लाइन पे एरर है। लेट से आपने प्रोग्राम लिखा 10 लाइन पे एरर, तो पहली लाइन उसने किया एग्जीक्यूट, इजीली कर लिया, दूसरे को कन्वर्ट किया, कोई एरर नहीं, एग्जीक्यूट कर लिया। अब जैसे वो तीसरी लाइन पे आएगा, जब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना चाहेगा और आपने गलत लिखा है, तो उस गलत सोर्स कोड के करस्पॉन्डिंग कोई ऑब्जेक्ट कोड तो होगा नहीं, क्योंकि सही सोर्स कोड के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कोड उसके पास होगा, लेकिन गलत सोर्स कोड के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कोड नहीं होगा, तो वो क्या शो कर देगा, एरर, और यही रुक जाएगा, क्योंकि वो जब तक तीसरी लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर लेता सही से, चौथी लाइन पे जाएगा नहीं, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। तो वो स्टॉप कर गया, आपको एरर शो हो जाएगा, आप एरर को करेक्ट करोगे, देख के जैसे सही करोगे वो तीसरे लाइन को सही पाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, चौथी लाइन पे आ जाएगा। फिर 5वीं लाइन पे भी सही मिला, कन्वर्ट किया, एग्जीक्यूट किया, छठी लाइन पे जैसे आया, छठी लाइन पे फिर से एरर मिल गया, फिर से एरर पॉप हो जाएगा, फिर से आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो 7वीं पे जाएगा, तभी 8वीं पे जाएगा, फिर 9वीं पे एरर मिलेगा, फिर हाईलाइट होगा, 9वीं को करेक्ट करोगे। तो ऐसे सोचो अगर 1000 लाइन का प्रोग्राम है और आपने 10 एरर बीच बीच में, कहीं 10 एरर हो सकते हैं 1000 लाइन के प्रोग्राम में, तो 10 एरर बार बार जब वो एग्जीक्यूशन करेगा, बार बार पहला एरर मिला वहीं रुक जाएगा, आगे मूव नहीं करेगा जब तक ये एरर नहीं सॉल्व करोगे। ये सही कर लोगे पहली एरर, फिर आगे मूव करेगा, जैसे दूसरी एरर मिलेगी फिर रुक जाएगा, जब सही करोगे तभी अगला मूव करेगा, तीसरी एरर मिलेगी फिर रुक जाएगा, जब उसको सही करोगे तभी। तो एरर आपकी 10 एरर हैं तो 10 बार आपका वो पॉपअप शो करेगा एरर, और बार बार आपको सही करना पड़ेगा, है ना। तो ये टाइम टेकिंग है, इसके एग्जीक्यूशन में टाइम नॉर्मली ज्यादा लगता है। कंपाइलर क्या करता है, इसी 10 लाइन के प्रोग्राम में 3 एरर होते, पूरे प्रोग्राम को एज ए होल लेता, पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट कर देता, ऑब्जेक्ट कोड जब पूरे प्रोग्राम को एज ए होल वो लेके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता, तो जो तीसरी लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग उसे ऑब्जेक्ट कोड नहीं मिलता, छठी के करस्पॉन्डिंग नहीं मिलता, 9वीं के करस्पॉन्डिंग नहीं मिलता, तो तुरंत पॉपअप आ जाता एरर कि इन लाइन पे एरर है, यहां एरर है, यहां एरर है, एक साथ सारे एरर को शो करता। एक ही बार में तीनों लाइन में एरर आप करेक्ट करते, और जैसे
करेक्ट करते उसके बाद सारी लाइन एग्जीक्यूट होके आपको आउटपुट आ जाता। एग्जीक्यूशन तो सीरियली अभी भी होगा, 1 2 3 4 5 6 सीरियली एग्जीक्यूशन अभी भी होगा भाई। पहली लाइन का काम करने के बाद दूसरी लाइन का काम तीसरी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपने सीरियली दिया है, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करते करते यहां आ जाओ, आपका प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और नेट आउटपुट जो आना होगा वो आ जाएगा। आप यही तो कराना चाहते हो, है ना। तो उसने क्या किया, पूरे प्रोग्राम को एज होल लेके ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट करता है। तो जहां जहां एरर होगी वो एक ही बार में हाईलाइट हो जाएगी, सारी एरर को एक बार में सही किया, फिर सीरियली सबका एग्जीक्यूशन हुआ और आउटपुट आ गया, है ना। जबकि इंटरप्रेटर क्या किया था, तीसरी लाइन पे स्टॉप किया पहली बार, फिर छठी पे दोबारा स्टॉप किया, फिर एग्जीक्यूशन कुछ देर बाद फिर। तो आप बार बार एरर ही बैठ के दूर कर रहे हो, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जबकि कंपाइलर एक ही बार में सारी एरर हाईलाइट कर दिया, एक ही बार में सही किया, फिर पूरे प्रोग्राम का एक साथ एग्जीक्यूशन होके आउटपुट हो गया। एग्जीक्यूशन वहां भी लाइन बाय लाइन ही होगा, ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन नहीं होगा, लेकिन कन्वर्जन पूरे प्रोग्राम सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड में एक साथ होगा। तो सारी एरर एक साथ हाईलाइट होंगी, सारी एरर एक साथ दूर होंगी, फिर सारी एरर सब एक साथ दूर हो जाएंगी, तो एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट कोड यहां मिल जाएगा और मशीन उसको सीरियली एग्जीक्यूट करके लाइन बाय लाइन आउटपुट दे देगी। तो यहां लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है, इसका ये मतलब नहीं कि कंपाइलर पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है ना। कंपाइलर होल प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम पैरेलल कहते हैं कि पैरेलली। जबकि इंटरप्रेटर पहली लाइन को रीड किया, पहले का ही ऑब्जेक्ट कोड केवल कन्वर्ट करता है एक टाइम में, दूसरे का नहीं। दूसरे पे आया तो दूसरे का, तीसरे के बाद तीसरे, फिर एग्जीक्यूट करता है। जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है, पूरे का ऑब्जेक्ट कोड एक साथ जनरेट करता है, मशीन को दे देता है और मशीन पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दे देती है। जबकि इंटरप्रेटर पहली लाइन को रीड किया, पहली लाइन का ऑब्जेक्ट कोड मशीन को दे दिया और वो एग्जीक्यूट की, फिर इंटरप्रेटर दूसरी लाइन पे आया, दूसरी को कन्वर्ट किया, तब जाके वो करेगा लाइन बाय लाइन, है ना। जबकि इंटरप्रेटर कंपाइलर पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड एक साथ मशीन को दे देता है और जहां जहां एरर होगी वहां एरर हाईलाइट कर देगा, एरर करेक्ट करोगे, पूरा साथ मिला काम हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो लिखिए इंटरप्रेटर, इसको डिफरेंस को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मशीन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड में अभी एक डिफरेंस बताऊंगा, वो समझ में आपको आ जाएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना। इंटरप्रेटर तो मशीन हाई लेवल और लो लैंग्वेज में थोड़ा आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, है ना। इसके बाद हम एक्सटर्नल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। इंटरप्रेटर रीड्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, रीड करता है, एग्जीक्यूट तो सीरियली ही करेगा कंपाइलर के केस में, और एग्जीक्यूट कौन करता है, मशीन, ऑब्जेक्ट कोड मिलने के बाद। इंटरप्रेटर केवल कन्वर्ट कर रहा है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, दे रहा है, फिर मशीन एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस समझने की कोशिश करना। इंटरप्रेटर रीड्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन and converts into object code, full stop. While compiler reads the whole program and converts it into object code, है ना। converts it into object code, है ना। While compiler reads the whole program and convert it into object code, है ना, ऑब्जेक्ट कोड। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इस एग्जांपल से जो मैंने समझाया वो अपने फॉर्म में लिख लेना, है ना। डिफिनीशन आपको ऐसी लिखी मिलेगी, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूशन करता है। कंपाइलर का काम केवल है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट कोड जब मिल जाएगा मशीन को तो मशीन एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम को, ये ध्यान रखना। तो कंपाइलर एग्जीक्यूशन का काम नहीं है, कन्वर्जन का काम है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करके इस लाइन का पहले ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, मशीन से एग्जीक्यूट कराता है, फिर अगली लाइन का अगर वो सक्सेसफुल हो गया तब जहां एरर आई वहीं स्टॉप कर जाएगा। जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एज ए होल लेता है, पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड एक साथ जनरेट करता है, एक साथ जनरेट करने में जहां जहां एरर होगी सारी हाईलाइट हो जाएगी। एक ही बार में क्या करो, सारे एरर को दूर करो, तो फिर पूरे प्रोग्राम का एक साथ ऑब्जेक्ट कोड पूरे मशीन को मिल जाएगा। जब मशीन को इसी 10 लाइन के प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग
10 लाइन का ऑब्जेक्ट कोड मिल जाएगा जो उसको समझ में आएगा, और वो उसको सीरियल जैसे लिखा है प्रोग्राम उसी ऑर्डर में मशीन एग्जीक्यूट करके आपका रिजल्ट दे देगी। तो ऐसा नहीं है कि कंपाइलर में कई लोग मिस इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर लेते हैं, मिस कॉन्सेप्शन डेवलप कर लेते हैं कि वो पैरेलली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। अभी पैरेलली कैसे कर पाएगा? सिंपल सी बात सोचो, अगर इस लाइन से कुछ डेटा आना है जो इसमें इनपुट की तरह काम करेगा, तो ये पैरेलल कैसे कर पाएगा? पहले यहां से डेटा आ जाए तभी तो ये करेगा एग्जीक्यूशन ना। भाई कोई लूप है, लूप का रिजल्ट अगर अगले इंस्ट्रक्शन के काम में आना है तो पहले लूप एग्जीक्यूट होकर अपना रिजल्ट जनरेट कर दे, तभी तो अगले लाइन में उस रिजल्ट का यूज हो पाएगा। आप कहोगे पैरेलली ये भी एग्जीक्यूशन कर दे, अभी लूप का रिजल्ट आया नहीं, लूप भी पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है और जो वहां का रिजल्ट है अगली लाइन में यूज होना ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, पैरेलली पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो एग्जीक्यूशन पैरेलली नहीं होता है बेटा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर केवल सोर्स कोड को जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां पे इंटरप्रेटर सीरियली कन्वर्ट कर रहा है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। पहली लाइन के पहले दिया, उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाएगा मशीन के द्वारा, तभी अगली लाइन का ऑब्जेक्ट कोड वो जनरेट करेगा। जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और जहां जहां एरर होगी एक साथ पॉपअप कर देगा। सबको सही कर दोगे तो पूरे प्रोग्राम का एक साथ ऑब्जेक्ट कोड मशीन को मिल जाएगा और वो सीरियली एग्जीक्यूट करके लाइन बाय लाइन आउटपुट जनरेट कर देगा मशीन, क्योंकि मशीन एग्जीक्यूट करके एक्चुअल आउटपुट जनरेट करती है। ये समझ में आना चाहिए। बहुत लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मैं पूछता हूं, अगर क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं दे पाते, उनको लगता है एग्जीक्यूशन भी वही करता है। ऐसा नहीं करता है। ये थॉट्स क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि होता क्या है चीजें। तो कन्वर्जन के फॉर्म में कंपाइलर इज अ पैरेलल ऑपरेशन, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते वक्त वो पैरेलली कर रहा है पूरे प्रोग्राम को एज ए होल, और इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? सीरियली कर रहा है ना। तो लिख लो, interpreter converts the source code into object code serially while compiler converts the source code into object code parallelly। ये आप कह सकते हो एकदम गारंटी के साथ, कह सकते हो ना, कह सकते हो इसको गारंटी के साथ। ऑब्जेक्ट कोड पैरेलली वो करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ना कंपाइलर। इसीलिए कंपाइलर इज फास्टर, क्योंकि कंपाइलर सारे एरर्स एक साथ हाईलाइट कर देगा, एक ही बार में एरर दूर करो और पूरा प्रोग्राम मशीन एग्जीक्यूट कर देगी। यहां इंटरप्रेटर में यहां रुकना पड़ा, सही किया, उसके बाद यहां रुकना पड़ा, फिर सही किया, फिर उसके बाद, इसलिए इसमें टाइम लगता है। वैसे भी सीरियल के केस में ज्यादा टाइम लगता है। इसको कन्वर्ट करने में ही 3 बार उसने एरर पॉपअप किया, 3 बार रुकना पड़ा, ज्यादा टाइम लगा। इसमें एक ही बार रुकना पड़ा था, तीनों एरर पॉपअप हो गई, एक ही साथ दूर हुई, फिर एक ही साथ पूरा एग्जीक्यूट होके आपका आउटपुट आ गया। समझ में आई बात? ठीक है ना, क्लियर इतना? तो कंपाइलर इन द सेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड इनटू सोर्स कोड इज अ पैरेलल ऑपरेशन एंड इंटरप्रेटर इज अ सीरियल। इंटरप्रेटर जब तक इसको कन्वर्ट करेगा वो एग्जीक्यूट होके आ जाएगा, तभी अगली लाइन के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में करेगा। जबकि ये ऐसा नहीं है, पूरे प्रोग्राम को लिया सबका ऑब्जेक्ट कोड, तो एरर एक साथ पता चल जाएगी, तो उसको एग्जीक्यूट करना यूजर के लिए इजी है। सारी चीजें एक साथ एरर पता चल जाए ना एक ही बार में, नहीं तो यूजर बैठा रहे, 2000 लाइन का प्रोग्राम है, 20 एरर हैं, तो बार बार वो रुके, फिर बार बार सही करते रहे, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एनॉइंग है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है ना। इंटरप्रेटर्स आर नॉर्मली स्लोअर कंपेयर टू कंपाइलर। आप लिख सकते हो कंपाइलर इज अ फास्टर और इंटरप्रेटर इज अ स्लोअर, तो ये हमेशा होता है। अब अगली चीज एक ध्यान दे लो, अब लोग कहेंगे भाई ऑब्जेक्ट कोड मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड है, ये भी तो 10 के फॉर्म में, तो इसे मशीन लैंग्वेज क्यों नहीं कह रहे हो? मशीन लैंग्वेज यहां क्यों नहीं कह रहे हो? तो मैं एक चीज बता दूं, मशीन लैंग्वेज में जैसे जो एक कोड था 2A, इसके करस्पॉन्डिंग एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी, एक ही ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, लाइक मूव ए बी का डेटा ए में कॉपी करो। लेकिन यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट कोड है, लेट्स से मैं ले लेता हूं F, कोई एक ऑब्जेक्ट कोड है, 8 बिट का है कि 4 बिट का, वो डिपेंड करेगा कि भाई लैंग्वेज में कितने आपने इंग्लिश वाले वर्ड यूज किए, उस हर इंग्लिश वाले डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए, हर इंग्लिश के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए एक डिफरेंट मशीन या ऑब्जेक्ट कोड यहां पे होगा ना, मशीन कोड ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है ना। तो यहां जो FE इंस्ट्रक्शन होगी, FE ऑब्जेक्ट कोड जो जाएगा मशीन को कि FE, तो FE के करस्पॉन्डिंग कई सारे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। यहां पे 2A के करस्पॉन्डिंग केवल एक ही इंस्ट्रक्शन है जो मशीन को करना है, एक ही काम होगा। यहां पे मशीन लैंग्वेज में एक मशीन कोड के करस्पॉन्डिंग देयर इज ओनली वन इंस्ट्रक्शन या वन टास्क अटैच्ड, बट हियर यहां पे जो ऑब्जेक्ट कोड, जो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड आता है हाई लेवल लैंग्वेज में, ये भी 1010 के फॉर्म में ही आएगा ऑब्वियसली। तो यहां पे ऑब्जेक्ट कोड के करस्पॉन्डिंग, एक कोड के करस्पॉन्डिंग, ऑब्जेक्ट कोड के करस्पॉन्डिंग कई सारे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, एक से ज्यादा
ज्यादा मशीन इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी। एफपी के करस्पॉन्डिंग हो सकता है 2-3 टास्क हो कि मूव करना डेटा बी का ए में, फिर ए और बी के कंटेंट को ऐड करना है, फिर कुछ और करना है। इसी एफपी के करस्पॉन्डिंग 2-3 टास्क अटैच हो सकते हैं, 2-3 मशीन। तो इस एफसी के करस्पॉन्डिंग कई सारे मशीन इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, मोर देन वन मशीन इंस्ट्रक्शन। जबकि मशीन लैंग्वेज में एक मशीन कोड के करस्पॉन्डिंग ओनली वन मशीन इंस्ट्रक्शन विल बी देयर, जबकि यहां एक से ज्यादा पॉसिबल हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मशीन 1010 की लैंग्वेज समझती है तो उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, लो लैंग्वेज में उसी को मशीन लैंग्वेज नाम देते हैं। यहां पे वही जो हाई लेवल लैंग्वेज में उसको ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं। ये मशीन लैंग्वेज नहीं है। यहां पे इसको एफसी के करस्पॉन्डिंग कई सारे मशीन इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, जबकि मशीन लैंग्वेज में एक कोड के करस्पॉन्डिंग, मशीन कोड के करस्पॉन्डिंग एक मशीन इंस्ट्रक्शन होगा। यहां मोर देन वन मशीन इंस्ट्रक्शन के काम वो कर सकता है। ऑब्जेक्ट कोड एक से ज्यादा मशीन इंस्ट्रक्शन को साथ लिए हो सकता है ना। ये बेसिक डिफरेंस है। मशीन लैंग्वेज में जब भी मशीन लैंग्वेज आप एक पर्टिकुलर मशीन के लिए डेवलप करते हो और एक मशीन कोड के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर मशीन इंस्ट्रक्शन असाइन करते हो, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में एक ऑब्जेक्ट कोड के करस्पॉन्डिंग आप कई सारे मशीन इंस्ट्रक्शन के काम एक साथ ले सकते हो। डिजाइनिंग पे कि आप जो कोड डिजाइन कर रहे हो वो एक ऑब्जेक्ट कोड के करस्पॉन्डिंग जो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड है, सोर्स कोड तो आप लिखोगे जो इंग्लिश वाले वर्ड यूज करके करते हो, यहां उसी को असेंबली लैंग्वेज कहते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड। डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा किया गया है ना। तो एक ऑब्जेक्ट कोड के करस्पॉन्डिंग आप कई सारे मशीन इंस्ट्रक्शन असाइन कर सकते हो कि मशीन ये भी करे, ये भी, ये ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूट करने के बाद ये भी करे, ये भी करे, ये भी। और ऑब्जेक्ट कोड भी 1010 का फॉर्म, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है, जबकि मशीन लैंग्वेज में वही एक टास्क कराना है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक मशीन कोड होगा हमेशा। किसी भी मशीन, एक पर्टिकुलर मशीन के लिए अगर हम लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं उसको मशीन लैंग्वेज कहोगे, वहां एक मशीन कोड के करस्पॉन्डिंग एक ही इंस्ट्रक्शन सेट असाइन होता है, जबकि यहां ऑब्जेक्ट कोड में कई सारे। और यहां पे आप पूरे प्रोग्राम को शिफ्ट कर सकते हो किसी और मशीन पे या किसी और सिस्टम पे, लेकिन यहां पे उसी प्रोसेसर पे या उसी मशीन पे वो पूरा प्रोग्राम काम करेगा, किसी और पे नहीं। 8085 के करस्पॉन्डिंग कोई प्रोग्राम लिखा तो केवल 8085 माइक्रो प्रोसेसर या उसी मशीन पे काम करेगा, 8086 पे रन करोगे तो नहीं। 8086 वाला केवल 8086 पे उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आउटपुट जनरेट कर पाएगा केवल 8086 पे। उसी प्रोग्राम को किसी और मशीन पे लेते जाओगे 8085 पे तो रैंडम आउटपुट जनरेट करेगा, वो प्रॉपर कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके करस्पॉन्डिंग आपका प्रोग्राम है ही नहीं, वो मशीन स्पेसिफिक प्रोग्राम है, वो मशीन स्पेसिफिक प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का यूज करके लिया गया, वो उसी मशीन पे चलेगा। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में उसको हम किसी और प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। तो जो ये वाला बेसिक डिफरेंस है ना, जो बहुत लोगों के दिमाग में आएगा, मुझे पता है कि सर यहाँ भी 1010, यहाँ भी ऑब्जेक्ट कोड भी तो 10 मशीन ही तो है, यहाँ पे भी समझेगी जो एग्जीक्यूट करेगी। तो वहां पे ये बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ कई सारे मशीन इंस्ट्रक्शन एक ऑब्जेक्ट कोड के साथ अटैच हो सकते हैं और वो भी 1010 के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे केवल एक, जैसे 3A के करस्पॉन्डिंग केवल यही टास्क असाइन है और कोई टास्क असाइन नहीं है ना मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में। जैसे 8085 का ये मशीन लैंग्वेज है और वो उसके करस्पॉन्डिंग वाला असेंबली लैंग्वेज है ना। इतनी बात समझ में आई। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर पैरेलल और सीरियल इन द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड में है। एग्जीक्यूशन मशीन करता है जब उसे ऑब्जेक्ट कोड मिल जाता है और वो लाइन बाय लाइन ही करता है, आगे बढ़ता रहता है ना, क्योंकि ऊपर वाले का इनपुट हो सकता है अगले वाले में यूज हो, तो ऐसा नहीं कि पैरेलली कर देगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है ना। लेकिन इंटरप्रेटर कन्वर्ट करके मशीन को देता है, एक ऑब्जेक्ट कोड एक टाइम में देता है, उसका जब एग्जीक्यूशन मशीन कर लेती है तभी अगले को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। अगला ऑब्जेक्ट कोड देगा ही नहीं, तो मशीन बाय एग्जीक्यूट पहले कर ले, अगला देगा। जबकि कंपाइलर पूरे को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड में मशीन को देता है। तो जैसे आप सोर्स कोड जहां जहां गलती लिखोगे वहां वहां ऑब्जेक्ट कोड मिलेगा नहीं, तो वो एरर पॉपअप करेगा, उसको सही करोगे तो पूरा प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड एक साथ मशीन को चला जाएगा। अब मशीन उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती रहे। ये समझ में आया? तो ये छोटे छोटे बेसिक्स जो है ना, आप क्लैरिटी के साथ क्लियर नहीं होता तो आप बहुत सारे डाउट्स क्रिएट करते हो। डिफिनीशन तो रट लेते हो, डिफिनीशन याद भी होती है, लेकिन वो जस्टिफिकेशन कैसे कि यही क्यों कह रहे हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हैं, वो आप प्रॉपरली नहीं दे पाते हो, इसीलिए आप क्या हो जाते हो, परेशान। तो होप जो इतना सब कुछ मैंने कवर किया
गया मशीन, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो गई होगी। कुछ चीजें आप अपनी लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेना, मैं समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा था क्योंकि डिफिनीशन मैं लिखवा दूं प्यारी प्यारी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। तो अपनी लैंग्वेज के फॉर्म में की पॉइंट्स आप नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ? नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको आपके एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ द 8085 माइक्रोप्रोसेसर। वहां एक्सटर्नल आर्किटेक्चर से थियोरेटिकल क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के आ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग मैं बहुत अच्छे से डेवलप करवाऊंगा। एक्सटर्नल आर्किटेक्चर, इंटरनल आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से हमें कवर करना, वहां से थियोरेटिकल कुछ आए तो मिस नॉर्मली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।